जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी एनवायरमेंटल साइंस की और जो टॉपिक है आज का हमारा वो है रेडिएशन, यानी विकिरण से होने वाला प्रदूषण। कहाँ से विकिरण से होने वाला प्रदूषण उत्पन्न होता है और उसके क्या क्या खतरे हैं, आज हम इसकी बात करेंगे। देखिए, विकिरण प्रदूषण प्राकृतिक पृष्ठभूमि में पाए जाने वाले विकिरण में वृद्धि के कारण होता है। विकिरण प्रदूषण के बहुत सारे स्रोत हैं, जैसे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, नाभिकीय संयंत्र, जहाँ पर हम यूरेनियम, थोरियम और इनका सबका इस्तेमाल करके बिजली बनाते हैं। तो वहाँ से जो है विकिरण से मतलब वहाँ पर विकिरण उत्पन्न होगा और उस विकिरण के उत्पन्न होने से चारों ओर रेडिएशन फैल जाता है, जो कि प्रदूषण का कारण बनता है। ठीक है। नाभिकीय प्रदूषण का सबसे भयानक उदाहरण 1986 में होने वाली चेरनोबिल आपदा थी। चेरनोबिल एक्चुअल में एक एटॉमिक रिएक्टर था जो रूस में था 1986 में, और उसमें क्या हुआ, वो अचानक से जो है खराब हो गया, जिससे पूरे के पूरे शहर को ही रातों रात खाली करवाना पड़ा। चेरनोबिल नाम का शहर, आप कभी यूट्यूब पे देखना या गूगल सर्च करना, वो शहर आज भी खाली पड़ा हुआ है। उस पूरे शहर में जिसके पास जो चीज़ थी वो वही छोड़ करके भाग गया। कारें वहाँ खड़ी हुई हैं, घर वहाँ बने हुए हैं, प्रॉपर सारी चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ रेडिएशन इतना ज़्यादा हाई है कि वहाँ पर कोई भी आज के समय में जा नहीं सकता, वरना हाई रेडिएशन की वजह से वो मारा जाएगा। अच्छा, आप लोग एक चीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर किसी स्थान पर रेडिएशन है तो उसको मापने का यंत्र क्या कहलाता है साथियों। उसको हम किस यंत्र से, कौन सा वो एपरेटस है, कौन सा वो मीटर है जिससे हम उसको मापेंगे कि इस स्थान पर इतना रेडिएशन है। तो वो जो यंत्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर करेंगे। चलिए अब जरा विकिरण को समझते हैं। विकिरण ऊर्जा का एक रूप है जो अंतरिक्ष से यात्रा करता है। विघटित होते रेडिएशन न्यूक्लाइड से उत्पन्न होने वाला विकिरण प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। विकिरण को दो समूहों में बांट सकते हैं, पहला नॉन आयोनाइजिंग और दूसरा आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयनों में परिवर्तित होने वाला तथा आयनों में परिवर्तित नहीं होने वाला, इसी आधार पर इनको बांटा गया है। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जो आयनों में परिवर्तित नहीं होता है, स्पेक्ट्रम की लंबी तरंगदैर्ध्य पर वैद्युत चुंबकीय तरंगों से निर्मित होता है, जिसकी परास सीमा पराबैंगनी किरणों तक होती है। इन तरंगों में इतनी ऊर्जा होती है कि जिस माध्यम से ये गुजरती हैं उसके परमाणुओं तथा अणुओं को उत्तेजित कर देती हैं, जिससे उनमें होने वाले कंपन की गति बढ़ जाती है, पर इतनी दृढ़ नहीं होती कि उन्हें आयनों में बदल सके। माइक्रोवेव ओवन में रेडिएशन से खाद्य पदार्थों में होने वाले जल के परमाणुओं में कंपन की गति तीव्र हो जाती है, जिससे पदार्थ का तापमान बढ़ जाता है। जैसे रेडिएशन में, जैसे अगर आपने माइक्रोवेव ओवन आपके घर पे होगा तो आपने देखा होगा कि माइक्रोवेव ओवन केवल उन्हीं चीज़ों को गर्म करता है जिसमें पानी के अणु मौजूद है। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, आपने एक प्लास्टिक की कटोरी में कुछ सब्जी रखी, तो आप देखेंगे कि अगर आप उस माइक्रोवेव ओवन में उस सब्जी को रखेंगे तो सब्जी तो गर्म हो जाएगी, लेकिन वो कटोरी नहीं पिघलेगी। क्यों नहीं पिघलेगी? क्योंकि उस कटोरी में पानी का कोई भी अणु मौजूद नहीं है। और माइक्रोवेव बेसिकली क्या करता है कि किसी भी चीज़ में मौजूद पानी के कणों को उत्तेजित कर देता है, उनकी वजह से वो गर्म हो रही है। अब कटोरी में, प्लास्टिक की कटोरी में या किसी प्लास्टिक के बर्तन में तो वो पानी है नहीं, या स्टील का कोई बर्तन उसमें पानी है नहीं, तो वो बर्तन गर्म नहीं होगा, वो सब्जी गर्म हो जाएगी, क्योंकि उसमें पानी है, ध्यान रखना। और अगर आप कोई ऐसी सूखी चीज रख दो माइक्रोवेव ओवन में जिसमें पानी नहीं है, तो वो चीज कभी भी गर्म नहीं होगी, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयोनाइजिंग, आयनों में परिवर्तित होने वाले रेडिएशन जिस माध्यम से गुजरता है उसके परमाणु तथा अणुओं को आयन में परिवर्तित कर देता है। वैद्युत चुंबकीय रेडिएशन जैसे लघु तरंगें, पराबैंगनी विकिरण, एक्स किरणें तथा गामा किरणें, उत्सर्जन से भरे कण जो नाभिकीय प्रक्रिया में उत्पन्न होते हैं। वैद्युत शक्ति से संपन्न कण जैसे अल्फा बीटा कण जो रेडियोधर्मी सड़न से पैदा होते हैं, और न्यूट्रॉन जो नाभिकीय विखंडन में उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए पानी के अणुओं में उत्पन्न होने वाले आयन उन प्रतिक्रियाओं को प्रेरित कर सकते हैं जो प्रोटीन तथा अन्य महत्वपूर्ण अणुओं को दोबारा पढ़ते हैं इसको।
उदाहरण के लिए पानी के अणुओं में उत्पन्न होने वाले आयन उन प्रतिक्रियाओं को प्रेरित कर सकते हैं जो प्रोटीन और अन्य महत्वपूर्ण अणुओं में बंधन तोड़ सकते हैं। इसका एक अन्य उदाहरण यह होगा कि जब गामा किरणें कोशिका से होकर गुजरती हैं तो डीएनए के पास पानी के अणु आयनित हो सकते हैं और आयन डीएनए के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है जिससे यह टूट सकता है। वे रासायनिक बंधनों को तोड़कर रासायनिक परिवर्तन भी कर सकते हैं जो जैविक ऊतकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आयनकारी विकिरण जैविक प्रणालियों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए प्रदूषक है। यानी देखो, ये जो भी हमने इतनी सारा ज्ञान लिया, इसका सीधा मतलब ये है कि दो प्रकार का विकिरण होगा, एक नॉन आयोनाइजिंग और एक आयोनाइजिंग। नॉन आयोनाइजिंग विकिरण जो है वो आपके लिए इतना हानिकारक नहीं है, यानी उससे आपको इतना नुकसान नहीं है। लेकिन जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है वो आपके शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि वो क्या करता है, वो हमारे शरीर में मौजूद अणुओं को आयनित कर देता है। जब ये विकिरण आपकी बॉडी में जाएगा तो आपके सेल में मौजूद जो कण होंगे उनको आयनित कर देगा। उनके आयनित होने की वजह से सेल जो है वो मिसबिहेव करने लगेगी, वो बहुत ज़्यादा मतलब हम कहेंगे हाइपर एक्टिव हो जाएगी और उससे आपको समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि वो सेल टूट सकता है, उसके जो डीएनए स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आ सकता है। तो यही बेसिकली हम कहेंगे एक प्रकार का प्रदूषण है। अब इससे होने वाली हानि क्या क्या है, देखो। आयोनाइजिंग विकिरण से होने वाली जैविक हानि को विकिरण हानि या रेडिएशन डैमेज नाम दिया गया है। बड़ी मात्रा का विकिरण कोशिका को नष्ट कर देता है। मैंने बताया ना कि अगर आयोनाइजिंग विकिरण आपकी बॉडी में जाएगा तो कोशिका को बिल्कुल नष्ट कर देगा या उसके डीएनए स्ट्रक्चर में चेंज कर देगा, जिससे उसके संपर्क में आने वाला जीव प्रभावित होता है और शायद आने वाली पीढ़ी भी, क्योंकि जब आपके डीएनए को ही वो म्यूटेट कर देगा, उसको चेंज कर देगा, तो आने वाली पीढ़ी भी आपकी उल्टी सीधी पैदा होगी। प्रभावित कोशिका में उत्परिवर्तन हो सकता है जिसके फलस्वरूप कैंसर भी हो सकता है। अभी मान लीजिए सेल अगर एक्स्ट्रा जो है बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो गई तो हो सकता है उसमें सेल डिवीज़न बेहिसाब होने लगे, और सेल डिवीज़न अगर ज़्यादा तेज़ी से होने लगे तो इसी को तो कैंसर कहा जाता है, ठीक है ना। विकिरण की एक बड़ी मात्रा जीव को मार भी सकती है, मतलब लंबे समय तक संपर्क में रहोगे तो मारे ही जाओगे, थोड़े समय भी संपर्क में रहे तो कैंसर की समस्या हो सकती है, या हो सकता है आपका डीएनए ही आपका म्यूटेशन हो जाए तो उस समय आपको फील ना हो, लेकिन आपके जो बच्चे होंगे वो टेढ़े मेढ़े पैदा होंगे, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम इसके अंतर्गत आती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने जाना रेडिएशन किस प्रकार का पॉल्यूशन है और कैसे हमारे शरीर को प्रभावित करता है, कितने प्रकार का होता है। तो ध्यान रखना, दो प्रकार का, आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग रेडिएशन ही हमारी बॉडी के लिए नेगेटिव इफेक्ट करता है, नॉन आयोनाइजिंग हमारी बॉडी को उतना ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता। तो ये वो आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि रेडिएशन जो पॉल्यूशन है वो किस तरीके से वर्क करता है। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।